गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स डिवीजन की तरफ से आपके लिए वापस से लेके आए वीकली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो लास्ट वीक में हुए, लास्ट 10 डेज में जो इवेंट्स हुए हैं, नेशनल इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स हुए और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं। तो उसके बारे में आपको स्टार्ट करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला टॉपिक। तो अभी रिसेंटली में आप लिखते चलेंगे मेरे साथ में, उड़ीसा के नए सीएम बने हैं, उनका नाम है मोहन चरण मांझी। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको बेटा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि न्यूली इलेक्टेड जो सीएम है उड़ीसा के, कौन है? मोहन चरण मांझी। और श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बोल रहा हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि जो सिंपल जो इंग्लिश की टफ टर्म्स है मैं उनको हिंदी में लिखूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो आप लिख लेंगे इसको, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के द्वारा। लिखिए इसको। अगला देखेंगे हम, अभी रिसेंटली में रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक साइड में आप लिख सकते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं ना आप मेरे साथ में, तो वीकली करंट अफेयर्स में आप लिखेंगे साथ में कि रिपोर्ट्स कौन मेंटेन करता है। तो रिपोर्ट्स में अभी रिसेंटली एग्जाम्स में रिपोर्ट्स वगैरह बहुत पूछता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, वो कौन पब्लिश करता है ये आपसे पूछता है। कौन सी एजेंसीज होती हैं जो उसको पब्लिश करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो है अंकटाड। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये यूएन की एक एजेंसी है अंकटाड, और उसकी रिपोर्ट को ये वर्ल्ड रिसेंटली में इन्होंने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है। मीन्स की व्यापार वाणिज्य में कितना इन्होंने प्रोत्साहित किया है, और विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने व्यापार को किस तरह से प्रोत्साहित किया है और आगे उसका प्रचार प्रसार किया है, इसके बारे में, इसके संदर्भ में आप ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है अंकटाड के द्वारा। लिख लीजिए इसको। एनवायरमेंट के मुद्दे पे आते हैं वापस से हम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मुद्दे पर। एनवायरमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले कि अभी रिसेंटली में एक बहुत न्यूज़ में चीज़ें बनी हुई थी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज़। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेसिकली आपने देखा होगा अभी रिसेंटली में क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से मौसम का जो वेरिएशन है वो बहुत चेंज हो चुका है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज इसको बोलते हैं, वैश्विक रूप से पर्यावरण सुविधा। इसकी शुरुआत किसने करी थी और कब की गई थी, मैं आपको लिखाना चाहूँगा इसके बारे में। इसकी शुरुआत करी थी 1992 में स्टूडेंट्स, और रियो अर्थ समिट में। रियो अर्थ समिट पूछता है आपसे कि कब हुआ था। रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, 1992 में वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण के प्रति लोगों, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनको सचेत करना और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को एकदम अहम रूप से आगे परिभाषित करना है। ठीक है, और उसको कम करने के लिए बहुत सारे उपाय करना है, ये सारी इसकी अंदर की जाती हैं। लिखेंगे इसको आप। और अभी इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं? 186 कंट्री, 180 कंट्रीज इसमें स्टार्ट है, जो इसका पार्ट है। ओके, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में।
इसमें बेसिकली एक फंडिंग दी जाती है, मतलब आप देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूएस में, वाशिंगटन में है, वहाँ पर इसकी फंडिंग की जाती है, फंडिंग दी जाती है ताकि पर्यावरण के जो समस्या है उनको निजात पाने के लिए किस तरह से उनका उपाय किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो इसकी शुरुआत मैंने बताया आपको रियो डी समिट में हुई थी, रियो अर्थ समिट में। लिखिए इसको। अगला देखेंगे आपको, अभी हाल ही में आपने जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, मैं बात करूंगा भारत के बारे में संदर्भ में, तो भारत में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मैप बना के थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो भारत में दो मुख्य विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो एक तो था पाकिस्तान अफगानिस्तान इलाके में, उसका नाम था तक्षशिला, और एक बिहार में जो प्राचीन समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत सारे विश्व के अलग अलग अनुयायी यहाँ पर आते थे, भाषाएं सीखते थे और यहाँ पे शिक्षा का प्रसार करते थे। तो ये कौन सी जगह है? नालंदा। और ये किस जिले में पड़ता है? किसी राज्य में पड़ता है, ये जिले में पड़ता है राजगीर, राजगीर जिले में। और ये कौन सा स्टेट आता है इसके अंदर? बिहार। ठीक है, तो ये मैं आपके मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये इसका कहां पर स्थित है? राजगीर में स्थित है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो कहां पर मौजूद है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में। अभी जो प्रेजेंटली में रावलपिंडी है वहां पर प्रेजेंट है। और ये बहुत उस टाइम पे शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करते थे, और यहाँ पर बहुत सारे अनुयायी आते थे और अपने अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। पर बाद में बख्तियार खिलजी ने इनको डैमेज कर दिया था। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से बख्तियार खिलजी ने पूरा बर्बाद कर दिया था और उसको जला दिया गया था। पर इसके अवशेष अभी भी वहाँ पे कायम हैं। उसी तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अनुयायी में और वहाँ के सीएम नीतीश कुमार की अनुयायी में इस वापस से इसको नया बनाया गया, ताकि एक ही विरासत है, समृद्ध विरासत का प्रॉपर तरीके से विस्तार किया जाए और वापस से लोगों को सीखने का एक मौका मिले, और हमारी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसको, धरोहर को एक तरीके से संरक्षित किया जाए। तो ये बहुत अच्छा कदम है हमारे भारत सरकार द्वारा। तो अभी रिसेंटली में इसका वापस से शुरुआत की गई है। और इसको आप बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जब नालंदा यूनिवर्सिटी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में पहले शामिल की गई थी। आप लिखेंगे मेरे साथ में, कब शामिल की गई थी पूछेगा आपसे क्वेश्चन। 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी। 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था 2016 के अंदर में। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। इसकी शुरुआत किसने, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था धर्मपाल ने। और ये बेसिकली वज्रायन बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है। वज्रायन बौद्ध संप्रदाय जो हुआ करते थे, हीनयान बौद्धियान आपने सुना होगा, हीनयान और वज्रायन दो बुद्ध संप्रदाय हैं, वहाँ से इनका रिश्ता वज्रायन संप्रदाय से थे। तो ये वज्रायन बौद्ध संप्रदाय। और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें, तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपके सामने इसमें लिख लिया, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और बिहार के अंदर बहुत ही प्राचीन एक विश्वविद्यालय जैसे नालंदा हो गया, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी है। विक्रमशिला एक ट्रेन भी चलती है दिल्ली से लेकर बिहार में जाती है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है वहाँ पर। और विक्रमशिला एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक आप लिख सकते हैं इसमें साथ में। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी प्रेजेंट है कहाँ पर? बिहार के अंदर। लिखेंगे आप अगला,
देखिए अभी रिसेंटली में एक आइलैंड बहुत प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो रखा है न्यूज़ में, उसका नाम है मरकरी आइलैंड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अटलांटिक ओशियन में, डायमंड कोस्ट ऑफ नामीबिया। नामीबिया के कोस्ट पर ये प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन में। मीन्स आप जब देखेंगे ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है और ये पूरा साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे यूरोप है। और आप देखेंगे इधर की साइड में तो अफ्रीका है पूरा, तो अफ्रीका के इस साइड में नामीबिया। तो यहाँ पर जो ये आइलैंड प्रेजेंट है यहाँ पर, इस आइलैंड, मरकरी आइलैंड जिसका नाम है, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे मरकरी आइलैंड, ये प्रेजेंटली अटलांटिक ओशियन में। और सेम मरकरी आइलैंड न्यूजीलैंड के पास भी है, ग्रुप ऑफ आइलैंड नोन एज मरकरी आइलैंड। तो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप यूपीपीसीएस एग्जाम देखेंगे, आप एमपीपीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस आने वाला है अब, तो वहाँ पर इन एग्जाम से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीडीएस में, एफकेट में ये इनकी पोजीशन पूछा है कि मरकरी आइलैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो दो हैं, एक तो न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है और एक कहाँ पर प्रेजेंट है? अटलांटिक ओशियन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन, ऑफ द डायमंड कोस्ट ऑफ नामीबिया। डायमंड कोस्ट मतलब नामीबिया का जो कोस्ट है, समुद्री तट है, उसको डायमंड कोस्ट बोला जाता है। तो वहाँ से वहाँ पे प्रेजेंट है कोस्ट ऑफ नामीबिया। ओके, अगला देखेंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपसे एसएससी में ये पूछ सकता है कि काबली प्राइस किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा कि एबल प्राइज है, एबल प्राइज है वो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। आपने सुना होगा ना, एबल प्राइज मैथमेटिशियन को दिया जाता है। उसी तरह से काबिल प्राइस किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है एसएससी वगैरह में। तो ये काबली प्राइस है बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। ये एस्ट्रो खगोलीय विज्ञान से संबंधित है ये, और नैनो साइंस से संबंधित है ये, और न्यूरो साइंस से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके। तो आपसे पूछ सकता है कि ये काबली प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस श्रेणी में दिया जाता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। एबल प्राइज आपको बता दिया मैंने, ये मैथमेटिशियंस को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। अगला देखेंगे कुछ। अभी रिसेंटली में G7 की मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है आपसे प्लेस पूछेगा। तो G7 की मीटिंग अभी रिसेंटली में हुई है इटली में, और वो कौन से नंबर की मीटिंग है? 50वीं मीटिंग है वो, ठीक है। तो आपसे अब ये पूछा है कि G7 के आप मेंबर्स आपको बताने मालूम होने चाहिए कि G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए, ये सारे G7 के पार्ट हैं। और इससे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी, 49 मीटिंग हुई थी। तो ये पूछ सकता है आपसे, लिखते हैं इसको। G7 मीटिंग कहाँ पर हुई थी? अभी रिसेंटली में इटली। और ये कौन सा संस्करण है? 50वां। फिफ्टींथ एडिशन। और G7 में कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए।
तो ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, G7 के पार्ट हैं। और इसमें पहले रशिया था, वो हट गया है वहाँ से, उसने G7 की मेंबरशिप से हट गया है वो। और इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, वो 49th मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जापान में। तो G7 में जितने भी जो वहाँ की जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो वो आके यहाँ पर मिलते हैं और अपने जो आपस में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। और कुछ भी जो कंसर्न होता है उनका, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है किसी, जैसे सपोज करो क्लाइमेट चेंज हो गया और इकोनॉमी को राइज अप करना है, अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, डिफेंस सेक्टर में अपने को एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है। तो आपस में जो भी कंसर्न होता है, ये सारी कंट्रीज आपस में मिलके उसमें डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है, आप लिख लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट एक एनवायरमेंट का मैं बताना चाहूंगा आपको। पर्यावरण से एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऊंट का घोषित किया गया है 2024 यूएन के द्वारा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया है, ताकि बिल्ड अवेयरनेस किया जाए कैमल्स की पोटेंशियल को। मतलब आप देखेंगे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है उनको, रेगिस्तान का जहाज इस संदर्भ में कहा जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो एक्सट्रीम हीट कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, और काफ़ी दिनों तक वो एक साथ ही बिना पानी पिए वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जो मोस्टली जो बहुत सारे काम अरब कंट्रीज़ में, रेगिस्तान में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कैमल। तो इनको एक सम्मान देने के लिए और इनको एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2024 का जो ईयर है, इनके नाम समर्पित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ कैमल। तो आप लिख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखेंगे एनवायरमेंट से, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पर्यावरण से। आपसे पूछेगा कि पेंटानल वेटलैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? पेंटानल वेटलैंड, पेंटानल आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं हम। ओके, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। वहाँ पर कौन कौन से जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वहाँ पर इस पर प्रेजेंट है, तो ये आप बताना चाहूँगा इसको मैं। ये बोलीविया में, जिसकी राजधानी लापाज है, और ब्राज़ील में, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, और पराग्वे की कैपिटल है असुसियन। तो ये इन तीनों कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है पेंटानल वेटलैंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं और सीडीएस एग्जाम, एफकेट हो गया, तो अब इन सब में एग्जाम से बहुत पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिए इसको। और ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, लिखेंगे इसको। अभी रिसेंटली मैं डिफेंस की बात करना चाहूंगा मैं आपसे कि इंडियन आर्मी ने पहली बार एक ऐसा सुसाइड ड्रोन निर्माण किया है, उसका नाम है नागास्त्र। तो ये बहुत पूछेगा आपसे, नागास्त्र क्या है? ये सुसाइड ड्रोन है, मतलब कोई भी एनिमी की टेरिटरी में आप इसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पे जाके तबाही मचा सकता है। जैसे किसी भी कंट्री है, एनिमी कंट्री है, वहाँ पे आप
प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जाके डैमेज हो जाएगा। तो ये सुसाइड ड्रोन है, ये इंडियन आर्मी में यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे इसको, हमारी भारतीय फौज इसको यूज़ कर रही है। नागास्त्र लिखेंगे आप इसको। अभी रिसेंटली में रिपोर्ट के बारे में वापस से बताना चाहूँगा मैं आपको। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें 146 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इसको रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको पब्लिश करता है। और इसमें इंडिया की रैंक है 129। तो एक क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग, सीडीएस, एफकेट, रेलवे बैंकिंग, सब में ये एक क्वेश्चन पक्का 101% आएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे मेरे साथ में रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट का नाम है, आप यहाँ साइड में हेडिंग डाल लिया करो एक शॉर्ट में, ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 146 कंट्रीज हैं इसमें। इंडिया की आपसे रैंकिंग पूछेगा, तो इंडिया की रैंकिंग है 129। इसकी हिंदी में लिख देता हूं उसको मैं, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बारे में समझते हैं क्या होता है ये। देखो लैंगिक समानता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो विकसित हैं, विकासशील हैं और अंडर डेवलप्ड हैं। तो वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन है नहीं है, उनमें एकदम समानता, पुरुषों में महिलाओं में से समानता है वो हो रही नहीं हो रही है। उनको प्रॉपर तरीके से सारे राइट्स दिए जा रहे हैं जैसे पुरुषों को दिए जा रहे हैं, और साथ के साथ में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हर एक फील्ड में उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, अलग अलग कंट्री का एनालिसिस करते हुए ये एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो इंडिया का रैंकिंग है 129। तो ये पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। एक साइंस टैग का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपने देखा होगा जब मिठाई वगैरह बनती है त्योहार के टाइम पे, तो वहाँ पर उस टाइम पे शुगर की जगह बहुत सारे आर्टिफिशियली स्वीटनर यूज़ करते हैं, सुक्रोज हो गया जैसे, और एक ज़ाइलिटॉल है। तो ज़ाइलिटॉल क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो ये साइंस का एक बहुत केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछेगा आपसे ये। ज़ाइलिटॉल क्या है? आर्टिफिशियली स्वीटनर, मतलब ये एक चीनी का काम करेगा, ये आर्टिफिशियली मीठापन होता है इसके अंदर, और ये चीनी के एक अल्टरनेट के रूप में काम करता है ज़ाइलिटॉल। बट इसके हार्मफुल इम्पैक्ट भी ये होते हैं, इससे हार्ट अटैक हो जाता है और नर्वस डिजीज़ हो जाती है इससे। और ये सबसे ज़्यादा, ये कम डालने पर ही इसमें ज़्यादा मीठापन आ जाता है। ये तो मिठाई के रूप में ना, मिठाई को मीठा करने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए खिलवाड़ किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है और हमारी नर्वस डिजीज़ हो सकती है हमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, लिखेंगे ज़रा इसको। अगला देखते हैं हम ज़रा। जैसे मैंने आपको बताया कि
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो ऊँटों का घोषित किया गया 2024। उसी तरह से एडवांस में 2025 का जो वर्ष है वो किसको दिया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में आपने जब देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो रिलेटेड एस्ट्रोफिजिक्स में खगोलीय शास्त्र जिसमें होते हैं ना, खगोलीय विज्ञान, उससे संबंधित होते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स को ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ईयर घोषित किया गया है। तो मैं लिखूंगा इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये 2025 में किया गया। और मैंने बताया था कौन सी एजेंसी इसको पब्लिश करती है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन। ओके, तो ये कौन सी एजेंसी इसको पब्लिश करती है, यूएन के द्वारा 2025 में। लिखेंगे इसको एक एक्सरसाइज आप देखा होगा, एक्सरसाइज ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे कुछ। यहाँ साइड में लिख लेना डिफेंस इस तरह से, और आप इसमें लिखेंगे जाइमैक्स एक्सरसाइज है, किस कंट्रीज के बीच में की जाती है, जाइमैक्स। तो ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है, इंडिया एंड जापान के बीच में। ये लिख लेंगे, अभी रिसेंटली में एक्सरसाइज हुई है। आपसे एक पूछेगा कि मोंगला पोर्ट कहां पर प्रेजेंट है। मोंगला पोर्ट, मोगला बंदरगाह कहां पर प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली बांग्लादेश में प्रेजेंट है। और हमारा यहाँ से व्यापार करने का इरादा है भारत से कोलकाता, जो कोलकाता का पोर्ट है वहाँ से मोंगला द्वीप है, मोंगला पोर्ट है, एक द्वीप की तरह ही है, मतलब वहाँ पर इसका व्यापार किया जाता है भारत और बांग्लादेश के व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो बांग्लादेश में प्रेजेंट है, लिखेंगे इसको। अभी रिसेंटली में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CNEC, फ्रेंच की एक स्पेस एजेंसी ने एक थर्मल इमेजिंग मिशन को पब्लिश किया है। थर्मल इमेजिंग मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक थर्मल इमेज का सहारा लिया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा थर्मल सेंसर्स लगे होते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह में, और किसी डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए थर्मल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम डेली लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशन में जैसे सपोज करो कि हमें कुछ भी चीज़ डिटेक्ट करनी है प्रॉपर तरीके से, तो थर्मल सेंसर्स उसमें लगे रहते हैं, तो उसको डिटेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, IT इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर किया जाता है। जैसे बड़े बड़े LCD टीवीज़ होती हैं और बहुत बड़ी जो IT इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है थर्मल इमेजिंग सेंसर्स का। और ये अभी रिसेंटली में एक एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है इसरो और CNES के द्वारा। तो लिखेंगे जरा इसको, तृष्णा। तो पूछेंगे आपसे कि तृष्णा किससे संबंधित है। तो ये एक इमेजिंग मिशन है थर्मल, इसरो और CNES कहाँ की स्पेस एजेंसी है, फ्रेंच की। और इसी बेसिकली क्या है, एक थर्मल इमेजिंग मिशन है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है तृष्णा किससे रिलेटेड है। एक इसरो और CNES फ्रेंच की स्पेस एजेंसी के बीच में एक एक्सरसाइज की है थर्मल इमेजिंग सेंसर्स को बनाने के लिए। लिखेंगे इसको।
एक मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे न्यूज़ में चल रही है, उसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैं लिखाता हूँ आपको। हाइड्रोक्सी यूरिया, ये बेसिकली सिकल सेल एमीनिया, अमोनिया जिसको बोलते हैं, आप सुनो अमीनिया होता है ना, सिकल सेल एनीमिया, उस एक बीमारी होती है, बच्चों में होती है सबसे ज़्यादा, उस बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। तो अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया था 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये कब बनाया गया था, 5 जून को बनाया गया था ये। इसकी थीम आपसे पूछेगा एग्जाम में, आपके अपकमिंग एग्जाम से 101% आएगा, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये हर एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो आप इसमें लिखेंगे इसके अंदर इसकी थीम इस बार की लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण जिसको बोलते हैं, डिसर्टिफिकेशन, एंड ड्रॉट रिसाइलेंस, जो सूखे की समस्या और उसका निजात पाना उससे, ड्रॉट रिसाइलेंस। तो हिंदी में आप देखेंगे जरा इसको, लैंड रिस्टोरेशन, जो मृदा, उसके मृदा का संरक्षण करना और उसको वापस से नई अवस्था में वापस से लेकर आना पुरानी अवस्था में उसको, और डिसर्टिफिकेशन मीन्स की जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकना, प्रॉपर तरीके से उसको संचयी करना, पेड़ पौधों का लगाना, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड इसमें ये बोलता है कि ड्रॉट रिसाइलेंस, ड्रॉट रिसाइलेंस मीन्स जो सूखे की समस्या है हमें उससे निजात पाना है, हमें उसको ओवरकम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थीम से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप, ये थीम आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा आपसे। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पे 5 जून को बनाया जाता है ये हर साल। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। आई होप दैट ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, अराउंड 10 डेज की करंट अफेयर्स मैंने सारी कवर कर दी हैं जो महत्वपूर्ण थी आपके लिए। तो कंटिन्यूस का फॉलो कीजिए, मैं आपके साथ वापस से लेके आऊँगा अगले वीक की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करूँगा। साथ में एक मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं आपको कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ ही हमारी मैगजीन है जून की, वो पब्लिश हो चुकी है। मैं उसका वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं, हर एक सेक्शन वाइज हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, और साथ के साथ में हमें स्टेटेड न्यूज़ एक स्पेशल फोकस किया जाता है। इसके साथ ही हमने इसमें स्पेशल कवरेज में बहुत 18 लोकसभा इलेक्शन है उसका पूरा जिक्र किया है, कौन कौन सी पार्टीज जीती हैं, कौन कौन सी पार्टीज कहाँ कहाँ से आई हैं, और नई नई पार्टीज कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा भारतीय आदिवासी पार्टी डूंगरपुर क्षेत्र राजस्थान से आई हैं, तो वहाँ से भी तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसके अंदर मैंने शामिल की गई हैं। तो हमारी टीम में गिरधर सर, हमारे देवेश सर और मैं और हमारे कमल सर, उनकी एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ों को परफॉर्म किया है। और आई होप दैट ये आप मैगजीन को रेज़ोमैक्स के ऑफिशियल ऐप में जाके देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सेपरेट पीडीएफ उसमें मौजूद हैं। आप उसको देखिए, आपको एक बार पसंद आएगी तो आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू, आप इंडिया में प्रेजेंट जम्मू से लेकर केरला तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कहीं भी प्रेजेंट है, हम आपको वो सेंड करेंगे। ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर एक बार उसको पढ़ के देखिए, बिकॉज उसमें कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको बताना चाहूँगा मैं, हमारी मैगजीन से अभी रिसेंटली में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आए हैं, और हमारे ज्योग्राफी से और हमारे पॉलिटी हमारे गिरधर सर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो ये एक प्रूफ है, जो भी चीज़ें पढ़ाई हमने वो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में पक्का आएंगी। ठीक है, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों, फिर जय हिंद दोस्तों।